गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी बायो की क्लास मैं ले ही रही हूँ। मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ा ही दिए हैं। आज मैं आपकी एग्रीकल्चर की क्लास लेती हूँ। ठीक है, एग्रीकल्चर जब हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि इसमें एग्रीकल्चर का 11th में सिलेबस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये और बताना चाहूँगी कि अभी हम लोग चाहे वो बायो हो चाहे वो केमिस्ट्री हो उसके लिए NCERT फॉलो कर रहे हैं, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स NCERT फॉलो नहीं करना है क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस मेंशन है वो NCERT को कवर नहीं कर पा रहा है। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, जो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं पहले तो सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, देर आफ्टर मैं जो टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। वही नोट्स आप अपनी कॉपी में लिखना और उसी से ही आपको पढ़ना, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं सिलेबस की बात करूँ तो इसके 2 सेक्शन हैं सिलेबस के आपके, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 में आपकी टोटल इसमें सेक्शन 1 और 2 को लेते हुए 7 यूनिट्स हैं। ठीक है, नॉर्मली हमने देखा 5 यूनिट हैं बाकी सब में, बट यहाँ एग्रीकल्चर में 7 यूनिट हैं। ठीक है, देर आफ्टर इन 7 यूनिट्स में से, ठीक है, आपके सेक्शन 1 और 2 है मेंशन। तो सेक्शन 1 के पार्ट 1 में यूनिट 1 जो है आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 है कौन सा वो मैं आपको बताती हूँ, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन है। तो अब इस एग्रीकल्चर और क्रॉप प्रोडक्शन में हमको पढ़ना क्या है। फर्स्ट यूनिट आपकी है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। देन सेकेंड यूनिट है पार्ट 1। यूनिट्स आपकी 7 में से ही बता रही हूँ। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट्स है फिजिकल, फिजिकल एनवायरनमेंट। थर्ड यूनिट है एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड क्रॉप प्रोडक्शन। मैं अभी जो आपको भेजूंगी वीडियो, उसके साथ मैं आपको सिलेबस भी एक बार पूरा भेज दूंगी कि इनमें कौन कौन से टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे केवल यूनिट्स बता रही हूँ कि फर्स्ट सेक्शन 1 की फर्स्ट पार्ट जो कि एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन है, तो एग्रीकल्चर और क्रॉप प्रोडक्शन का ही स्कोप एंड इम्पोर्टेंस हमको पढ़नी है। फिजिकल एनवायरनमेंट पढ़ना है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ना है एंड क्रॉप प्रोडक्शन हमें इसमें रीड करना है। देन इसी का पार्ट 1 जो है आपका, यहाँ मैं पार्ट 1 की जगह ए बोलूँगी। सेक्शन 1 का पार्ट ए तो ये हो गया। पार्ट बी की बात करती हूँ मैं, तो पार्ट बी जो है वो कौन सा है आपका, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, और यही आपकी यूनिट भी है जो कि 4th यूनिट है। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट सेक्शन आपका यहाँ कंप्लीट होता है जिसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन, इसी के स्कोप्स इंपॉर्टेंट पढ़नी है, फिजिकल एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ये 3 यूनिट तो ये हो गई, और पार्ट बी की 1 यूनिट कौन सी होगी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। देन सेक्शन 2, ठीक है, इसके कोई पार्ट नहीं है, एक ही पार्ट है इसमें हमें क्या पढ़ना है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। इस लाइव स्टॉक प्रोडक्शन से रिलेटेड 3 यूनिट अगेन हमें पढ़नी है। 5th तो वही है, फर्स्ट लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का स्कोप
एंड इम्पॉर्टेंस, सिक्स्थ है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन का केयर एंड मैनेजमेंट, केयर एंड मैनेजमेंट। एंड नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट यूनिट है इसकी बायो वेस्ट मैनेजमेंट। बायो वेस्ट मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, तो ये सेक्शन सेकंड है, इसमें अगेन 3 यूनिट बताई। किससे रिलेटेड है? वो तो क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड थी। लाइव स्टॉक, लिविंग थिंग्स की बात करेंगे हम, उसका स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, केयर एंड मैनेजमेंट एंड बायो वेस्ट मैनेजमेंट। इनका जो वेस्ट होगा उसका मैनेजमेंट करना, यानी लिविंग थिंग्स का ही वेस्ट होता है बायो वेस्ट, उसका मैनेजमेंट, और उस मैनेजमेंट में गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स वर्क कर रही हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरा आपका सिलेबस हो गया एग्रीकल्चर का। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो स्टार्ट करना है आज यूनिट 4th जो है आपकी, कौन सी थी यूनिट 4? थोड़ा सा ध्यान होगा, सॉरी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसमें थोड़ा सा मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ। मैंने 2 टॉपिक आपके बायो वाले टॉपिक में क्लियर करे हैं। ये हमने पूरा पढ़ा है सेल एंड सेल डिवीजन, तो ये तो सेम टॉपिक हो गए स्टूडेंट्स जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो मैंने बायो में पढ़ाए थे वही हमें सेम टॉपिक यहाँ पे पढ़ने हैं। 3rd टॉपिक मैं यहाँ ले रही हूँ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, इनमें जनरल डिफरेंस भी इनमें बढ़ाऊंगी, और फर्स्ट ऑफ ऑल इनका कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगी कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। तो सेल हो गया अपना, सेल डिवीजन हो गया। अब ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सेल पढ़ लिया, सेल डिवीजन पढ़ लिया है बच्चों। अब मैं डीएनए स्टार्ट कर रही हूँ। डीएनए है क्या? एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है। 2 न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है हमारे। एक तो होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म मैं बताऊं तो क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की देखते हैं तो आरएनए की क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मेनली ये हमें ध्यान रखना है। डीएनए क्या होता है? डीएनए डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड, अभी बताऊंगी मैं इसकी स्ट्रक्चर जब तुम्हें समझाऊंगी। डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी अभी बताऊंगी मैं आपको क्या मतलब होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये भी है सिंगल स्टैंडर्ड पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। ठीक है, वो डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इसके बाद अब अपन देखते हैं कि नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ केवल डीएनए, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आरएनए आपका थोड़ा सा डिफरेंस में बता दूँगी। तो डीएनए का देख रहे हैं हम लोग। तो डीएनए में फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस किस से बन रहा है? तो ठीक है, तो यहाँ बोलूँगी मैं कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के जो कंपोनेंट्स हैं वो मेनली आपके 3 कंपोनेंट्स रहते हैं डीएनए के पास। एक तो होता है इसके पास पेंटोज शुगर,
अब ये पेंटोज शुगर है कौन सी? डीऑक्सी राइबोज। ये थोड़ा सा लर्न करनी है चीज़ें, इनके अभी मैं स्ट्रक्चर बना के तुम्हें क्लियर कर दूंगी पूरा। डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है इसके पास। पेंटोज हमें पता है, पेंट जहाँ भी आ रहा है वर्ड तो वो 5 कार्बन से रिलेटेड आता है, ये हमने पढ़ा है थोड़ा सा 10th में, इससे थोड़ा ध्यान रखना, इतना कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है नाइट्रोजन बेस। ठीक है, नाइट्रोजन बेस का मतलब बेस है इसमें, और इसमें नाइट्रोजन, जैसे भी जिसमें नाइट्रोजन होती है वो नॉर्मली बेस ही होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बेस। और लास्ट एक और ग्रुप होता है इसके पास जिसे बोलते हैं फॉस्फेट। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप कौन सा होता है? H3PO4। क्लियर। अब अपन यदि नाइट्रोजन बेस की बात करें तो नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं? 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक तो होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पायरिमिडीन। प्यूरीन जो होता है, ये प्यूरीन में 2 होते हैं नाइट्रोजन बेस, एक तो होता है एडिनिन, एक तो है एडिनिन, दूसरा है ग्वानिन। ठीक है, पायरिमिडीन, पायरिमिडीन अगेन 2 होते हैं इसके पास, एक तो होता है थाइमीन, ठीक है, और दूसरा होता है साइटोसिन। तो मेनली ये 4 नाइट्रोजन बेस हमें ध्यान रखने हैं। एडिनिन को मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रही हूँ, ग्वानिन को कैपिटल जी से डिनोट कर रही हूँ, थाइमीन को टी से और साइटोसिन को सी से डिनोट कर रही हूँ। तो ये चीज़ अब हमें क्लियर हो गई है कि कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए में मेन कंपोनेंट क्या हैं? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेस जो हैं वो कौन से हैं? प्यूरीन और पायरिमिडीन हैं। प्यूरीन कौन सी हैं? एडिनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन। इतना पोर्शन हमें थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, डीएनए की स्ट्रक्चर अपने को पढ़नी है, तो ये हमें पूरी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि मैंने आपको बोला डीएनए इज आ डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको न्यूक्लियोटाइड पता होना चाहिए, तभी तो आप लोग उसको पॉलीमर्स बनाएंगे। पॉली का मतलब होता है उसके पॉलीमर्स बनाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस आपका लास्ट वाला कौन सा पोर्शन बचा था? फॉस्फेट ग्रुप, जिसको मैं PO4 से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, या फिर हम लोग ये लिख देते हैं फॉस्फेट ग्रुप। यानी ये तीनों मिल रहे हैं आपके, तो इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये चीज़ अपनी क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड। अब मैं इसमें से जब फॉस्फेट ग्रुप को हटा देती हूँ, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप तीनों मिलके तो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पर मैंने जब क्या किया, इसमें से फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया, तब इसको अब मैं नाम दूंगी न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम दूंगी मैं इसको? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं पूरी स्ट्रक्चर आप लोगों को बताती हूँ कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कंपोनेंट बताया, कंपोनेंट में मैंने बताया पेंटोज शुगर जो कि कौन सी थी? डीऑक्सीराइबोज। तो वो कैसे होती है वो सारा मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। वॉटसन एंड क्रिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हमें दिया था। तो डीएनए क्या है? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है। अभी मैंने बोला तो डबल स्ट्रैंडेड कैसे होते हैं? इस तरह के डबल स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, अब ये डबल स्ट्रैंड जो होते हैं वो आपस में बिल्कुल बंधे हुए होते हैं। तो वो कैसे बंधे हुए हैं वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड। तो ये डबल स्ट्रैंडेड अपने को पता चल गई। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे है वो भी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखो, ये डबल स्ट्रैंडेड है। 2 स्ट्रैंड के बीच की यदि मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो वो 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। ठीक है, और इसका जो ये पूरा का पूरा एक रोल होता है, ये पूरा यहाँ तक का, ठीक है, इतना। तो इसमें लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब 5 इसमें, 1 2 3 4 5 एंड अगेन 1 2 3 4 5। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 10 न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। और इन 10 न्यूक्लियोटाइड की यदि मैं वो देखूं लेंथ तो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो इस अकॉर्डिंग 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की कितनी हो गई? 3.4। ये थोड़ा सा याद करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने केवल थ्रेड लाइक दिखाया है तुम्हें, पर ये थ्रेड लाइक नहीं होता है। ये कैसे अरेंज होता है वो मैं पूरा स्ट्रक्चर आप लोग को बताती हूँ।
ठीक है, तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बोला, डीएनए इज क्या बोला था, डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो न्यूक्लियोटाइड में मैंने आप लोगों को बताए थे कौन कौन से, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और तीसरा मैंने क्या बताया, फॉस्फेट ग्रुप। अब वो कैसे अरेंज होंगे वो मैं बता रही हूँ। पेंटोस शुगर, कौन सी पेंटोस शुगर ली हमने, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, फर्स्ट कार्बन इसका ये, सेकेंड कार्बन ये, थर्ड कार्बन ये, फोर्थ कार्बन ये और फिफ्थ कार्बन इसका ये हो गया पेंटोस शुगर। क्लियर। अब मैं बता रही हूँ तुम्हें डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर कैसे होगी, यहाँ तो हो जाएगा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अपने इस जगह पे बताऊंगी क्या जुड़ेगा, H। यहाँ पे OH ना होके क्या रहता है, H रहता है, ये हमें ध्यान रखना है। देर आफ्टर HOH अगेन यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ये इससे तो ये वाला ग्रुप जुड़ गया और ये H। ठीक है, तो इसमें क्योंकि OH ग्रुप सब जगह जुड़ा हुआ है इसलिए, और केवल इस पोजीशन पे नहीं है, तो नहीं होने के कारण ही अपन क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है ना, तो ये वाली चीज हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि इसके पास क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। ठीक है, अब इसमें नाइट्रोजन बेस कहाँ जुड़ा हुआ है और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है। अभी तो अपन ने डीऑक्सीराइबोस शुगर ही बोली। न्यूक्लियोटाइड में इसे कैसे बोलूँगी, ऐसे बोलूँगी कि इसका ये जो फर्स्ट कार्बन होता है इसमें मैंने नीचे OH ग्रुप बनाया, पर ऊपर की तरफ इसमें क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजन बेस। और कौन सा नाइट्रोजन बेस, यदि मैं चारों में से एक ही होगा एक बार में, यहाँ पर मैंने एडिनिन जोड़ ली। ठीक है, तो यहाँ पर एडिनिन जोड़ दिया, तो एडिनिन कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट चीज कि यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जुड़ गया। अब आप कहोगे कि मैम इसमें नाइट्रोजन बेस तो है, फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ा है, तो फॉस्फेट ग्रुप ध्यान रखना बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे आपके कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। कौन सा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। और ये फॉस्फेट ग्रुप किस बॉन्डिंग से जुड़ा होता है, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक समझ में आया। एक चीज़ बताऊँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने ये बोला है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है, हमें पता चल गया। मैंने ये बताया इन दोनों के बीच की विड्थ जो है वो कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉन्ग है। ये भी बताया कि ये जो एक रूल होता है इसके अंदर कितने 34 एंगस्ट्रॉन्ग 10 न्यूक्लियोटाइड है और इसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग। क्लियर ये बात। अब मैं एक चीज़ और बताना चाह रही थी आप लोगों को कि इसका जो एक ये वाला पूरा का पूरा राउंड है, ये एक तरह से पॉलिडिटी बोलते हैं, 3' to 5' एंड है, तो दूसरे का क्या होगा, 5' to 3' है। वो कैसे है मैं आपको बताऊंगी, क्लियर कर दूंगी। अब मैं आपको कह रही हूँ दो न्यूक्लियोटाइड, तो एक न्यूक्लियोटाइड तो बच्चों मैंने बना दिया, अब मैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड, नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे मैं बना रही हूँ। ठीक है, एक ये वाला न्यूक्लियोटाइड तो ये वाला हो गया, अब ये वाला मैं यहाँ बनाऊंगी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड जब मैं बना रही हूँ अगेन बनाऊंगी स्ट्रक्चर वही, यहाँ पे अब एडेनिन जोड़ा है तो यहाँ मैं ग्वानिन जोड़ रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। क्लियर। अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, ऊपर वाले 3 कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है तो नीचे वाले 5 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, यानी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का फॉस्फेट ग्रुप कॉमन होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, यदि ऊपर वो 3 कार्बन से जुड़ रहा है तो नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के 5 कार्बन से जुड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना। क्लियर। तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा है कि ये इससे इस तरीके से जुड़ रहा है। तो अब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े हुए हैं ये हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट सामने मैंने कहा पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल स्ट्रैंडेड है, तो दो स्ट्रैंड आपस में कैसे जुड़ रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे दो न्यूक्लियोटाइड यहाँ बनाए, सेम वही मैं दो न्यूक्लियोटाइड वहाँ बनाऊंगी। अगेन ये पेंटोस शुगर हो गई, ये इसका फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे मैं थाइमिन जोड़ूंगी। अभी मैं बताऊंगी आपको कि कैसे अरेंज होता है। अगेन 1 2 3 4 और CH2OH। वापस अगेन बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अब अपना फोर्थ कौन सा न्यूक्लियोटाइड रह गया, सॉरी कौन सा नाइट्रोजन बेस रह गया, साइटोसिन रह गया, तो यहाँ पे C जोड़ दिया उसका मैंने। 1 2 3 4 और CH2OH। तो ऊपर
और नीचे ऊपर का तो 5 कार्बन फ्री दिख रहा है, नीचे का 3 कार्बन फ्री दिख रहा है, तो ये ऐसे होगा कि PO4 ग्रुप कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में। यहाँ पे मैंने थाइमिन जोड़ दिया या मैंने साइटोसिन, यानी न्यूक्लियोटाइड तो मैंने कंप्लीट कर दिए। अब मैं दो चेन को आपस में कैसे जोड़ रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, ये हमें याद रखना है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है और डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है और वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और ग्वानिन जो है वो किससे जुड़ रहा है, वो साइटोसिन से ही जुड़ेगा हमेशा, और वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये सब बॉन्डिंग हम थोड़ी सी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, सर बताएंगे आपको क्या मतलब होता है, मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या होता है, बात समझ आई है। अब मैं दोबारा से आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड, सबसे पहले अगेन आते हैं अपन DNA, फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से बता रही हूँ मैं तुम्हें। DNA क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है पर डबल स्ट्रैंडेड है, तो डबल स्ट्रैंड मैंने यहाँ पे बना दी है, ठीक है। दो स्ट्रैंड के बीच की कितनी डिस्टेंस रहती है, 20 एंगस्ट्रॉम की रहती है। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ दो न्यूक्लियोटाइड की, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच, यानी दो न्यूक्लियोटाइड अपन नहीं कह रहे कि ये नीचे तक है क्या, ये कोई थ्रेड नहीं है, ये इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड इसमें अरेंज है, ये पूरा थ्रेड नहीं है, दिखने में मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दी पर ये थ्रेड नहीं है, इसमें ऐसे न्यूक्लियोटाइड अरेंज्ड है सब, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक। तो मैंने बताया कि एक पूरा ये रोल खत्म हो रहा है तो 10 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जुड़ रहे हैं, 10 में दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस 3.4 है। अब ये जो दो न्यूक्लियोटाइड हैं ये हैं कैसे, वो ऐसे हैं कि यहाँ पे पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर में डीऑक्सीराइबोज है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज इसकी, यहाँ पे तो OH ग्रुप जुड़ रहा है और ऊपर यहाँ पे एडेनिन है, क्लियर। एडेनिन जो है नाइट्रोजन बेस, मैंने बताया था 4 नाइट्रोजन बेस हैं, कैसे वो अरेंज होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड में एक ही नाइट्रोजन बेस होगा, पहली बात ये ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे एडेनिन जुड़ गया पर वो कौन सी बॉन्डिंग से जुड़ा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग से। अब मैंने नेक्स्ट आपको फॉस्फेट ग्रुप बताया, तो वो फॉस्फेट ग्रुप कैसे जुड़ रहा है, वो फॉस्फेट ग्रुप ऊपर वाले पेंटोस शुगर के 3 कार्बन से और नीचे वाले पेंटोस शुगर के 5 कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, दोनों के बीच का एक कॉमन फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। देन अब मैं बात करती हूँ कि ये दो न्यूक्लियोटाइड तो मैंने कैसे जुड़ रहे हैं वो आपको बता दिया, बट सामने वो कैसे जुड़ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। न्यूक्लियोटाइड की तो सीक्वेंस वही रहेगी, ठीक है, बट अपन ने पॉलरिटी की बात करी थी स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंस रहेगा पॉलरिटी में। मैंने बोला बच्चों कि एक स्ट्रैंड जो होता है 3' to 5' रन कर रहा है, तो दूसरा स्ट्रैंड 5' to 3' रन करता है, ये मैंने बोली पॉलरिटी। तो अब वो कैसे पता चलेगा, तुम देखो बच्चों यहाँ पे 3' एंड आपको फ्री दिख रहा है, अभी मैंने दो ही बनाए हैं तो दो से ही समझते हैं कि यहाँ का 3' एंड यहाँ का 5' एंड फ्री दिख रहा है और नीचे का 3' एंड फ्री दिख रहा है, तो इसकी पॉलरिटी क्या हो गई, 5' to 3' हो गई, क्लियर। सेम यहीं पे देखो कि यहाँ पे आपको 3' एंड फ्री दिख रहा है, तो इसका 3' एंड और नीचे का 5' एंड फ्री दिख रहा है, तो ये 5', तो एक की पॉलरिटी 5' to 3' रहेगी, हमेशा रहेगी बेटा कि जब अपन स्टार्टिंग करेंगे तो इसका एक कार्बन यहाँ पे फ्री रहेगा जो कि 5' है और नीचे एक कार्बन फ्री रहेगा वो 3' हो गया, यानी उस पर कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इस अकॉर्डिंग हम इसकी पॉलरिटी बता रहे हैं। ये आपका 5' to 3' है, तो ये 3' to 5' क्यों हुआ वो मैंने आप लोग को बता दी, ठीक है। अब एक नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम, ये क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने बताया इन दोनों का कॉमन है, इसमें जो बॉन्डिंग होती है, दिस बॉन्डिंग इज नॉन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, सॉरी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि एडेनिन जो होता है हमेशा थाइमिन से ही जुड़ेगा और वो बॉन्डिंग होगी डबल बॉन्डिंग, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से ही जुड़ेगा हमेशा, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, हमेशा ऐसे ही होगा। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ आपने एडेनिन जोड़ा है इस वाले में, तो यहाँ पे रेगुलर यही एडेनिन ग्वानिन आते जाएंगे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ मैंने एडेनिन जोड़ दिया, ग्वानिन जोड़ दिया, देन यहाँ थाइमिन जुड़ सकता है, तो यहाँ थाइमिन जुड़ेगा तो यहाँ एडेनिन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में आपकी यदि साइटोसिन जुड़ रहा है तो आगे ग्वानिन, यानी यहाँ पे सीरीज आपकी 4 कार्बन की होगी तो यहाँ पे भी 4 कार्बन की उस अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। और इनके बीच की बॉन्डिंग हमें ध्यान रखनी है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। और एक के बाद एक ये पूरे इस पूरी में सीक्वेंस में जुड़ते चले जाते हैं कि एक पूरा डीएनए जितना लंबा होता है उतने ही न्यूक्लियोटाइड उसमें जुड़ते हुए चले जाते हैं और एक कंप्लीट चेन बनाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। किसने दी थी, वॉटसन एंड क्रिक ने दी थी। अब आपको इससे ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये भी अपने को पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है ना।
तो ये आपकी कंप्लीट किसकी स्ट्रक्चर हो गई है, ये आपकी डीएनए की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं अपन आरएनए पे। आरएनए क्या बताया मैंने, राइबोन्यूक्लिक एसिड। मैंने यहाँ पे ये लाइन बोली कि ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके कंपोनेंट की बात करें बच्चों तो इसमें भी 3 कंपोनेंट होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे पेंटोज शुगर कौन सी होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नाइट्रोजन बेस अगेन यहाँ पे होते कौन से हैं, वही प्यूरीन, पायरिमिडीन। आप कहोगे मैम सेम बता रहे हो, क्या डिफरेंस है? प्यूरीन में तो कोई डिफरेंस नहीं है, वही रहेगा एडिनिन एंड ग्वानिन। एडिनिन का ए, ग्वानिन का जी। पर पायरिमिडीन में चेंज आएगा, थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, यूरेसिल, जिसे अपन यू से डिनोट करते हैं। और यहाँ वही साइटोसिन, और इसको डिनोट हमने किया था सी से। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इसके कंपोनेंट में ये डिफरेंस होता है। अगेन फॉस्फेट ग्रुप तो वही सेम, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, पर वो बस एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। सामने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं है, ये खुद फोल्ड होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो वो कैसे होगी कि ए हमेशा किससे जुड़ेगा, यू से जुड़ेगा। बाकी जी तो मैंने आपको बताया है ट्रिपल बॉन्ड से सी से जुड़ता ही है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आरएनए की स्ट्रक्चर पे आते हैं। आरएनए पता है स्टूडेंट्स 3 टाइप के होते हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है और जो नेक्स्ट ईयर तुम लोग को पढ़ने भी हैं, बायो वाले टॉपिक में आएगा थोड़ा सा। तो 3 टाइप ऑफ आरएनए मैं आपको बता रही हूँ। एक होता है आरआरएनए, दूसरा होता है एमआरएनए और तीसरा होता है टीआरएनए। आरआरएनए क्या मतलब क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। 3 टाइप ऑफ आरएनए होते हैं यहाँ पे। 3 टाइप ऑफ आरएनए में मैंने बताया एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, तो आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए ये क्लियर हो गया। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए मैंने आप लोगों को बताई थी वहाँ पे राइबोसोम की स्ट्रक्चर। तब मैंने बताया था कि 70S एंड 80S आरएनए बताए। 70S में मैंने 30S, 50S में 16S आरआरएनए और आप लोगों को और भी 23S आरआरएनए। वो सारे आरएनए तो कौन से होते हैं, राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए का अपना नेक्स्ट ईयर पढ़ना ही है। ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो ट्रांसफर करता है, तो थोड़ा सा अपने को ये चीज़ बस थोड़ा सा इनका टाइप ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तो एक आउटलाइन है, फिर नेक्स्ट ईयर अगेन ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको इसका पूरा डिफरेंस बता दूँगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट आरएनए। स्टूडेंट्स अब डिफरेंस स्टार्ट करते हैं डीएनए और आरएनए का। डीएनए की स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, आरएनए की स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है ऑल ऑर्गेनिज्म में, जबकि आरएनए जो होता है केवल और केवल वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए मोस्टली जो होता है न्यूक्लियस, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, सेल में मैंने आपको बताया भी था। जबकि आरएनए जो होता है वो केवल न्यूक्लियस में ही होता है और कुछ पार्ट राइबोसोम में रहते हैं इसके। डीएनए जो होता है वो केवल और केवल किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में नहीं होता है एक्सेप्ट प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्योंकि डीएनए जो होता है उसमें होता ही नहीं है न्यूक्लियस, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। आरएनए जो होता है वो मेनली 3 फॉर्म में रहता है साइटोप्लाज्म में, एमआरएनए, टीआरएनए और स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए बोलते हैं इसे। इसी साइटोप्लाज्म में जो आरएनए प्रेजेंट होता है डेट इज नॉन एज स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है एक्सेप्ट कुछ वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट होता है। उसका एग्जांपल दे रहे हैं अपन कॉलीफेज 5E/174। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है नॉर्मली, बट इसके भी एक्सेप्शन होते हैं, कुछ में डबल स्ट्रैंडेड होता है, जैसे रियो वायरस हो गया, वाउंड ट्यूमर वायरस हो गया। नाउ फाइनली डीएनए 2 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। और फंक्शनली यदि अपन बात करें तो आरएनए जो होता है वो 7 टाइप का होता है।
जीनोमिक हो गया, राइबोसोमल हो गया, मैसेंजर यानी mRNA, ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक एंड माइक्रो आरएनए। ठीक है, मेनली अपने को ये मैंने 7 बोल दिए, बट मेनली अपने को पढ़ने 3 ही हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए, जो कि मैंने अभी आपको बताए थे। नेक्स्ट आते हैं, डीएनए हैज़ एन एबिलिटी टू रेप्लिकेट। डीएनए में रेप्लिकेशन यानी खुद का डीएनए बनाने की कैपेबिलिटी होती है, जो कि आरएनए में नहीं होती। आरएनए से आरएनए नहीं बनता है कभी भी। डीएनए जो होता है वो इट पासेस इट्स कोड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू आरएनए। डीएनए से आरएनए का बनना अपन पढ़ेंगे आगे कि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, वो कोड आगे ट्रांसफ़र कर सकता है, जबकि आरएनए जो होता है वो उसको आगे ट्रांसलेट करता है, यानी आरएनए से प्रोटीन फॉर्म करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने को याद रखना है कि डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो डीएनए का काम तो है उसको आरएनए में कन्वर्ट करना, और आरएनए का काम है उसको आगे प्रोटीन में कन्वर्ट करना। तो क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज जनरली फिक्स्ड होती है हमेशा। आरएनए की जो होती है डिपेंड करती है सेल पे और मेटाबॉलिक स्टेट पे। इट रिमेन एक्टिव थ्रू आउट, ये एक्टिव रहता है हमेशा। डीएनए जो होता है, आरएनए जो होता है लिमिटेड पीरियड तक एक्टिव रहता है। डीएनए कंट्रोल हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, वेरिएशंस को डेवलप करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल को कंट्रोल कर रहा है। हेरिडिटी वही करेक्टरिस्टिक को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैसे लेके जाना है, कितनी वेरिएशंस उनमें आनी है, और सेल में क्या मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करेगा। आरएनए ओनली मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल को कंट्रोल करता है। इट्स सो पॉजिटिव, ये एक बार छोड़ दो, ये वाला पॉइंट आप ये मत लिखना भी मत। फिर आता है पायरोनिन टेस्ट इज नेगेटिव, ये भी छोड़ दो बच्चों। डीएनए इज रेगुलर कॉइल्ड, ये ध्यान रखना। सुबह मैंने जो डायग्राम अभी बनाया है, ठीक है, डीएनए रेगुलरली कॉइल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है, अभी बना के भी बताई थी। रेगुलर हेलिकल कॉइलिंग होती है, रेयर रहती है इसमें। डीएनए डज नॉट कंटेन अनयूजुअल बेसिस, 4 बेसिस जो बताए हैं वही होंगे इसमें, जबकि आरएनए में प्रेजेंट रहते हैं स्यूडो यूरिडीन, डाईहाइड्रोयूरिडीन एंड मेथाइल साइटोसिन। इट इज़ लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल है ये। इट इज़ मीडियम साइज्ड, ये मीडियम साइज्ड मैक्रोमोलिक्यूल है। देन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मैंने बताए हैं अभी आपको। प्रेजेंट इन डीएनए ओवर मिलियंस होते हैं, जबकि आरएनए में 70 to 12,000 रहते हैं। शुगर जो होती है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है, आरएनए में राइबोज होती है। नाइट्रोजन बेस मैंने बताए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, जबकि नाइट्रोजन में थाइमिन की जगह यूरेसिल रहता है। ठीक है, देन देन आते हैं अपन, प्यूरिन और पिरामिडिन बेस आर ऑलवेज इन इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। इसमें आरएनए की बात करें तो देयर इज नो फिक्स्ड रेशो बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्यूरिन एंड पैरामिडिन। नाइट्रोजन बेस अकर इन फिक्स्ड पेयर इन 2 स्टैंडर्ड, फिक्स पेयर में होते हैं। ए टी से टी सी जी से होता है। बेस पेयरिंग अकर ओनली इन अ सर्टेन कॉइल्ड पार्ट पर होगी, ये मैंने तुम्हें अभी बताया भी था आरएनए के स्ट्रक्चर, क्योंकि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो कहीं कहीं पे वो कॉइलिंग होगी तो उस जगह पे वो ए जो होगा वो यू से जुड़ेगा और सी जो होगा वो जी से जुड़ेगा। ऑल नाइट्रोजन बेसिस ऑफ 2 स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये किससे जुड़े हुए रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं। 2 बिटवीन ए एंड टी एंड 3 बिटवीन सी एंड जी। ये मैंने बताया था कि 2 हाइड्रोजन ए और टी जो होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हैं, और सी और जी जो हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हैं, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड अकर ओनली इन कॉइल्ड पार्ट पर ही रहेगा। मेल्टिंग एंड रीनेचुरेशन ऑल्सो शो, रीनेचुरेशन का मतलब होता है दोबारा बनना। यहाँ पे मेल्टिंग और रीनेचुरेशन ऑफ कॉइल्ड पार्ट आर क्वाइट फास्ट, जल्दी होता है। देयर इज रेप्लिकेशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए एट ईच सेल डिवीजन, सभी सेल डिवीजन में इनका रेप्लिकेशन भी होता है और उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन भी रहता है। ठीक है, जबकि थ्रो देयर इज अ इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट अकर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं रहता। तो ये हो गया अपना डीएनए और आरएनए में जो मेन डिफरेंस रहता है वो हम लोगों ने पूरा देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए की स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताई, आरएनए की स्ट्रक्चर मैंने बताई। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी अपना जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, एक तरह से अपन कोरोना पीरियड बोल रहे हैं, इसमें आपको अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, रेगुलर ग्रीन वेजिटेबल लीजिए,
ठीक है। और मिल्क विद टर्मेरिक अपने को रेगुलरली अपनी डाइट में लेना है और अपना थोड़ा ध्यान रखना है ताकि हम स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से कर लें। अगर कुछ भी हम लोगों को इम्यूनिटी वीक होती है और कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो हम अपनी स्टडी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे मैं नेक्स्ट टॉपिक लेती हूँ। ओके।